और इतना ही नहीं मान्यवर, अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम नंबर 1 के देश हैं और चांद के अछूते कोने को छूने वाले देश भी बन गए हैं। कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिनको देखने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए, जिसके लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उर रहाई, यानी अच्छी मति और बुरी मति सबके मन में रहती है। नाथ पुराण निगम यह कहीं, ये पुराण और उपनिषद ये बताते हैं, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। और मैं आशा करता हूं कि अर्थ के इस विषय के ऊपर सार्थक चर्चा से कोई सार्थक निष्कर्ष हम निकालने में सफल होंगे और व्यर्थ की बातों से बचने का प्रयास करेंगे। यह भी एक सत्य है कि आज विश्व की अर्थव्यवस्था वैश्विक है। आज कोविड के समाप्त होने के बाद और विश्व के कुछ हिस्सों में युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, चूंकि आज स्वाभाविक रूप से कोई देश ये नहीं कह सकता कि हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ भी दुनिया में होता रहे। मेरे विचार से उस संदर्भ में हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करेंगे तो हमें अधिक बेहतर और सार्थक पक्ष नजर आएगा। मैं अपने सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय जो ग्रोथ रेट अवेलेबल है, जिसका सोर्स है IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अक्टूबर 2013, मैं छोटे मोटे देशों की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य देशों की बात नहीं कर रहा हूं। अमेरिका की 1.5 है %, यूरोपियन यूनियन 1.2, जर्मनी 0.9, फ्रांस 1.3, इटली 1.7, स्पेन 1.7, जापान 1, इंग्लैंड 0.6, कनाडा 1.6 और अदर एडवांस कंट्रीज 2.2 और इसमें भारत 6.3। अब ये अक्टूबर 2023 का है। और इतना ही नहीं मान्यवर, चुनौतियां कितनी बड़ी हैं इससे समझना चाहिए कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, दो बड़े बैंक डिफॉल्टर हो गए। चाइना में वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्टर हो गई। यह सामान्य बात नहीं है। दुनिया के दो बड़े देशों में इतनी बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं और उनके बीच में से मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हमारे यहां क्या कोई ऐसी स्थिति का आपको कोई उदाहरण मिला है? यह दर्शाता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में हम किस प्रकार से आगे जा रहे हैं। अभी माननीय डेरेक ओब्रायन जी ने जो बात कही थी मनरेगा के संदर्भ में, तो मैं ये भी जरूर स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो जो जानकारियां मांगी थी वो भी किस रूप में पश्चिम बंगाल की सरकार ने दी है, वो भी सामने आ जाता तो और भी बेहतर था। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत के बारे में, जब अगर IMF ने कहा है कि इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 11.5% होगी, चाइना की 8% हो सकती है, यूएस की 5.1, ये वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड करेंगे। अर्थात अब हम वर्ल्ड इकोनॉमी के लीडर के रूप में उभर कर सामने आते जा रहे हैं। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार की व्यवस्थित नीतियां बनाई हैं। मुझे स्मरण है कि जब जनधन अकाउंट खोलने की बात आई थी तो उस समय बहुत से अधिकारी वर्ग और व्यवस्था का वर्ग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि इतने जनधन अकाउंट खोले जा सकते हैं। आज 50 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट हैं और जिसमें सिर्फ धनवान लोगों के नहीं है, सामान्य लोगों के भी अकाउंट हैं, जिसमें डिपॉजिट अगर देखा जाए तो 51.5% ऑफ द फाइनेंशियल सेविंग है, PF में 26% की फाइनेंशियल सेविंग है, इंश्योरेंस में 17% की फाइनेंशियल सेविंग है। अर्थात हमारा 94.8% सेविंग बिल्कुल सेफ सेक्टर में है। इस बात पे मुझे याद आता है मान्यवर, 2013 में मैं अमेरिका के दौरे पे गया था। तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल में भारत को लेकर एक बड़ा ग्लूमी एटमॉस्फेयर था। वहां पे लोग कहते थे द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओवर, मगर हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया था द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज नॉट ओवर, सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज वेटिंग फॉर मोदी जी टू कम इनटू पावर। और आज अगर हम देखें तो वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये केवल ऐसे नहीं हो रहा है। यदि हम इन आंकड़ों को गंभीरता से देखें तो पिछले समय के मुकाबले में अगर हमारे एक्टिव मोबाइल कनेक्शन जो पहले 93 करोड़ थे वो 110 करोड़ हुए हैं, तो मानी हुई बात है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है?
पहले हम मोबाइल हैंडसेट का इंपोर्ट 78% करते थे मोबाइल हैंडसेट का, अब 4% करते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 4%, इसका मतलब हमारी कितनी इसमें फॉरेन की वैल्यू बची है। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में हम पहले 1500 करोड़ के आसपास थे, आज 90,000 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर हम नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सेल देखें तो मैं ये भी विनम्रता से ध्यान दिलाना चाहता हूं, अब यह सर्वेक्षण भारत सरकार का नहीं है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल की होल्डिंग में हम दुनिया के तीसरे नंबर के देश बने हैं। 7.5 करोड़ परिवार भारत में ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल जरूर है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। तो मानी बात है, वो 7.5 करोड़ कोई धनाढ्य करोड़पति अरबपति नहीं है। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये उसका प्रमाण है। अब मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो हमने उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया है कि गरीब के पास जरूरत पड़ने पे जीवन की आवश्यकताएं भी रहीं, विकास के नए सोपान भी बनते रहे, रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन हो, 90% से अधिक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया हो, 70 से अधिक एयरपोर्ट बन गए हो, भारत चीन सीमा के ऊपर हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, वो भी किया है। कोविड वैक्सीन भी सबके लिए उपलब्ध कराया है। और इसके बावजूद आज पहली बार ऐसा मौका है जब G20 और G7 कंट्रीज में हम दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम ईमानदारी से इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। परंतु ये जानते हैं क्यों हुआ है? कारण यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को भली भांति उन्होंने समझा कि उनका धन को किस मार्ग से व्यय करना चाहिए। मैं कोट करता हूं, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, धनात् धर्मः तथा सुखम। धन वही सुख का कारक होता है जो धर्म के मार्ग से व्यय होता है। यानी जो जिसका धर्म है उसको सही दिशा में, गरीब के लिए, विकास के लिए। मगर क्या बताएं मान्यवर, जो लोग धर्म के समूल नाश का संकल्प लेते हो, उनके लिए जो संपत्ति है वो भी विपत्ति बन जाती है और वो सुख कारक बनने के रास्ते पर नहीं चल पाती है। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जैसी युक्ति बनाई है, उस कारण से जो आर्थिक विपत्ति थी वो अब संपत्ति की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा मान्यवर, कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब आप लोग आर्थिक विषय की बात करते हैं, मगर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कई बार आर्थिक विषयों की बात करते करते लोग किसी दूसरे विषय पे चले जाते थे। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि एक दौर था मान्यवर जब भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाया जाता था। क्या कहा जाता था? ये 2% से ऊपर कभी ग्रो ही नहीं कर सकते। इसको कहा जाता दिस इज ए हिंदू ग्रोथ रेट। ये कह के हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि ये कभी 2% से ऊपर ग्रो नहीं कर सकते मान्यवर। मगर जब से हम लोग आए हैं, यानी जो लोग कहते हैं कि उन्हें हिंदू ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छी लगती थी, अब ये 7.8% की हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है, क्योंकि अब वो लोग आए हैं जो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं। और मैं ये भी एक याद दिलाना चाहता हूं, इसे कोई संयोग माने या दैव योग माने जब भारत स्वतंत्र हुआ, इस बार की दीपावली के लिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा। एक नया परिवर्तन भारत का जानते कैसे आया? ये सब कुछ जनता के सहयोग, समर्थन और मोदी जी की युक्ति के साथ तो हो ही रहा है। एक नया स्वरूप भी भारत का उभर रहा है। वो क्या है? जब मान्यवर देश आजाद हुआ तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पे ताला लगा हुआ था। हमारे तुरंत विपक्षी लोग कहते साहब कुछ था नहीं, बहुत कुछ हम कर नहीं सकते थे। और जब ताला खुला उस समय श्री राम लला विराजमान भी ताले में ही थे। जैसे ही राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था के अंदर भी नया परिवर्तन शुरू हुआ। 90 से 92 का ही दौर है अर्थव्यवस्था में भी बदलाव का, भारत की अर्थव्यवस्था के खुलने का, भारत की राजनीति की व्यवस्था के भी बदलने का। और यही वो दौर है जिस समय विवादित ढांचा भी गिरा और नेहरूवियन मॉडल भी समाप्त हुआ। यानी अगर आप देखें तो वो दौर था जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 1 बिलियन पे था। परंतु मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कुछ लोग लगेगा ये तुलना है क्या, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद एक बड़ा दौर आया जब 2003-4 में, आप याद करिए, हम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बने। 2003-4 के चौथे क्वार्टर में हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हुई और इंडिया सक्सेस स्टोरी 2003-4 में कही जाने लगी। यही वो दौर था जब खुदाई हुई और 70 खंबे निकले थे, जहां से साबित हो गया था कि श्री राम लला विराजमान के पास ही वो मंदिर है। अब आप आइए साहब, उसके बाद 2019 में जब जजमेंट आया
तो तब 1 बिलियन था, जब खब्बे निकले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन था, अब मोदी जी के नेतृत्व में 500 बिलियन पहुंच गया। और इतना ही नहीं मान्यवर, अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम नंबर 1 के देश हैं, और चांद के अछूते कोने को छूने वाले देश भी बन गए हैं। और अब अगर आप देखें तो हम G20 में सबसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। यह कह के मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिनको देखने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए, जिसके लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उर रही, यानी अच्छी मति और बुरी मति सबके मन में रहती है। नाथ पुराण निगम यह कहीं, ये पुराण और उपनिषद ये बताते हैं, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो इसलिए जो जो हम धनात धर्मात तथा सुखम की दृष्टि के साथ संपत्ति बढ़ते गए, वहां इस देश में संपत्ति आती गई। ऑन द लाइटर नोट एंड ऑन द सीरियस नोट मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम सब चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी बने और मां लक्ष्मी की कृपा इस देश पे बनी रहे, पर मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि इस बात को भली भांति समझ लीजिए, आप जितने आरोप प्रत्यारोप मोदी जी के ऊपर लगाते हैं, आप देखिए पूरी दुनिया में एक सुनामी आई हुई है। चाइना अमेरिका जैसे देश जूझ रहे हैं। ब्रिटेन में यह कहा जाता है कि जब जाड़े का मौसम आ गया है कि दे हैव हार्डली मनी आइदर टू हीट और टू ईट, यानी या तो खा लो या बिजली का बिल पेमेंट कर लो। उस दौर में मैं अगल बगल वालों की बात नहीं कर रहा हूं कि श्रीलंका और पाकिस्तान में क्या हो गया। जनाब, हमारा कैप्टन कितनी कुशलता के साथ इस सुनामी से भरी लहरों में लेके जा रहा है, मगर क्या कह रहे हैं विपक्ष वाले, अरे अगल बगल के पलटे जहाजों को मत देखो, दूर दराज के डहते जहाजों को मत देखो, ये जहाज के अंदर मुझे कुछ हिचकोले क्यों नजर आ रहे हैं उसके ऊपर देखो। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा अपनी सरकार की तरफ से, और देखिए ये भी एक संयोग है, जब मैंने राम मंदिर की बात कही, संयोग से इस समय हमारी वित्त मंत्री जी के नाम में भी सीता भी है, रमण भी है और निर्मल भी है, यानी नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम मोदी जी की तरफ से आपको एक लाइन कहना चाहेंगे अर्थव्यवस्था पे, जो आप लोग कहते हैं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। और फिर मैं एक बिंदु और कहकर, एक पंक्ति और कह के बात को समाप्त करता हूं। G20 में जो लोगों ने देखा उससे बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब हमारे साथी समझ पाए न समझ पाए, भारत की जनता उसे समझ रही है और वो उत्तरोत्तर उस दिशा में आगे आ रही है जो नए भारत का स्वप्न मोदी जी के नेतृत्व में साकार होता दिख रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। हम अर्थव्यवस्था के जो स्वरूप में जा रहे हैं, स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, उस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद।